मैं अपने देखने वालों को सलाम अर्ज करता हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं लैया टीवी एचडी। लैया टीवी एचडी के प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान फरीदी, और मेरे साथ मौजूद हैं मकबूल इलाही। मैं इस प्रोग्राम को हमने हफ्ते में 2 दिन के लिए कंटिन्यू किया है। ये हर हफ्ते हफ्ते के दिन और बुध के दिन इसी वक्त में ये प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम में हम हालात हाजरा पर गुफ्तगू करेंगे। हालात हाजरा हमारे इर्द गिर्द के जो वाक़यात होंगे, मुल्क की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे, इंटरनेशनल भी गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पे अपने ज़िले की गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें हमारे लिया के सीनियर सहाफ़ी सैयद उस्मान शाह, जो बरज़ाए इलाही इंतकाल कर गए हैं अलालत के बाद, उन पर, उनकी सहाफ़ती खिदमात पर और उनके अखबार पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गर्मी है, गर्मी के साथ लोड शेडिंग है, और बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में गंदम का बहरान है। ना वफाकी हुकूमत सही तरीके से काश्तकारों से गंदम खरीद कर रही है, और ना सूबाई हुकूमतें उसमें अपना रोल अदा कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे ग्रीन बेल्ट्स, जो लोगों की सहूलियात के लिए एक मेजर जिनका वो किरदार है कि जो हमारी जब भी किसी शहर की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके जो मेन नक्शा में जो ग्रीन बेल्ट होती हैं, वो हुकूमत और इदारे जो है वो उस ग्रीन बेल्ट को एक्वायर करती है और कहती है कि ये ग्रीन बेल्ट है, ये लोगों की सहूलियात के लिए, आमदोरफ्त के लिए, और सब्ज लगाने लगाने के लिए, दरख्त और पौधे लगाने के लिए जो ग्रीन बेल्ट रखी जाती हैं, उन ग्रीन बेल्ट पर कब्जे होना शुरू हो चुके हैं, और मुद्दत से हो रहे हैं, इस वक्त भी हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज एक लिया में एक अंधोनाक वाकया हुआ है, एक वकील के चैम्बर में कत्ल हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे। और लिया की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो थी साइंस कॉन्फ्रेंस, 2 रोजा कॉन्फ्रेंस थी। इसको कराने वाले कौन थे, कहाँ हुई, इसके बारे में बात करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद उस्मान शाह इंतकाल फरमा गए हैं। उनका कल जो है कुरान खानी की होगी, तो सैयद उस्मान शाह के उनकी साहब की खिदमात और उनके अखबार के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब को दुआर रहमत में जगह अता फरमाए, और उनके पसमानदगान लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उस्मान शाह साहब, आपके इल्म में है कि सैयद फयाज हुसैन कादरी साहब मरहूम के छोटे भाई थे, और फयाज हुसैन कादरी साहब लिया के अदबी और इल्मी हलकों में एक नामवर शायर के तौर पर एक शनाख्त रखते थे, और साहिब किताब शायर थे, और संग बियाब उनकी उस किताब का नाम है जो उनकी हयात के बाद शाया हुई। और फिर फयाज कादरी साहब की उस किताब के नाम से मंसूब अखबार शाया किया सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब ने। और ये अपने उनके जो बड़े भाई थे फयाज कादरी साहब, उनकी ख्वाहिश के एहतराम के तौर पर उन्होंने अखबार शाया किया, और उसको बाकायदगी से कामयाबी के साथ उन्होंने 10 साल कम वेश उसको चलाया। तो ज़ाहिर अब उनकी अलालत के बाद उनकी रहलत हो गई है। हमें उम्मीद है कि ये अखबार उनका चलता रहेगा, और फयाज कादरी साहब और उस्मान शाह साहब का नाम जो है अखबार पर दर्ज रहेगा, और सहाफ़ती और इल्मी और हलकों में उनका नाम जो है वो मौजूद रहेगा। ताहम उनकी जो सहाफ़ती तौर पर जो खिदमात हैं, ये सबसे इस दूर दराज के इलाके में वसाइल ना होने के बावजूद, बिजनेस ना होने के बावजूद अखबार को कंटिन्यू रखना एक बड़े हौसले का काम है, और ये शाह साहब ने बड़ा किया है। उनकी समाजी खिदमात और उनका जो पब्लिक के साथ रवैया था वो भी काबिल सताइश है।
मेरी मालूमात के मुताबिक मलिक साहब उनका अखबार की छुट्टी भी नहीं थी। अखबार बाकी संडे को छुट्टी करते थे, वो अखबार में छुट्टी होती नहीं होती थी, ये बात दुरुस्त है आपकी। हाँ जी। इनायत काशिफ साहब, उस्मान शाह से आपकी भी मुलाकातें हैं, आप क्या फरमाते हैं उस्मान शाह साहब के बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले तो लिया के शहरियों से इजहार अफसोस और दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सय्यात व हसनात में तब्दील फरमाते हुए उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब की जो शख्सियत थी, वो इस तरह की शख्सियत थी कि अगर वो महफिल में बैठे होते तो वो कोई ना कोई चुटकुला, कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई हवाला जो है वो महफिल के अंदर बनाए रखते और महफिल को गरमाए रखते और महफिल को जमाए भी रखते। सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी कि वो मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाजी का उनका ये आलम था कि उन्होंने अपने दफ्तर की बालाई मंजिल पे बाकायदा किचन रखा हुआ था, जहाँ पर वो अपने हफ्तावार अपने अमले के लिए खाना बनवाते, उनको पेश करते और बाकायदा तौर पे दोस्तों को बुला लेते, मज़ाफ़ात के लोगों को बुला लेते, खाने का एहतमाम करते। कई दफ़ा मुझे और भी पुरतकल्लुफ़ और खाना। पुरतकल्लुफ़ खाना, उस खाने में हमें भी मलिक साहब के साथ जो है जाने का, कई मरतबा आपके साथ भी जाने का मौका मिला। यौम अशूर के दिन भी उनका खास एहतमाम एक होता खास एहतमाम होता था। बहुत इस खास है। हवाले से जो है वो एक अच्छा सबसे अहम कि उन्होंने अखबार चलाया और बड़ी दिलजमी से चलाया। हालांकि अगर उनका अपना बैकग्राउंड देखा जाए तो वो कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड नहीं था उनका, लेकिन लिखारी बैकग्राउंड से सहाफ़ती बैकग्राउंड में दाखिल होके अखबार को कामयाबी से चलाना ये मरकत उलारा काम है। बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसा आम आदमी का काम आम नहीं आदमी है। का काम नहीं है। यानी उनके भाई जो थे वो सुखनवर थे, शायर थे, अदीब थे, वहां से यानी भाई थे, वो खुद नहीं हाँ थे। जी, वहां से ये सिलसिला यहाँ मुंतकिल हुआ बिल्कुल। और एक सहाफती पूरे का पूरा एक हाँ जी, बना के और फिर उसको चला के रखना और 10 साल 12 साल मुसलसल चलाए रखना बगैर किसी तवक्कुफ के, हाँ जी। ये उनकी ये कामयाबी है कामयाबी है। यकीनन। और ये साफ्ते हकों के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी रेलत जो है एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब वो मैं मलिक साहब यहाँ दोस्त हाँ जी, नवाज दोस्त शख्सियत नवाज है शख्सियत है, और बिल्कुल। सहाफ़ती हलकों में वो जो कमिटमेंट करते थे उसको पूरा पूरा निभाते पूरा करते थे। थे। करते थे, हाँ पूरा जी, करते उनसे राय का इख्तलाफ रखने वाले भी उनका एहतराम करते थे। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, लिया टीवी आईडी की पूरी टीम उनके जो लवाहकीन हैं उनके गम में बराबर की शरीक है, और हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक करवट करवट उनको जन्नत के आला मकाम नसीब आमीन करे। आमीन 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 आमीन। ए, आमीन। उनका यहाँ मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि कल कुरान खानी की तकरीब है वहाँ, उनके इसाले सवाब के लिए उनके घर के साथ मस्जिद है मोहल्ला बीले वाला में। अनवार तो हबीब। हाँ, अनवार हबीब में। और ये सुबह 8 बजे कुरान खानी शुरू होगी और 10 बजे दुआ होगी। दुआ होगी। तो हम एक मरतबा फिर सैयद उस्मान शाह के घर वालों से ताज़ियत भी करते हैं और उनको दुआ गो है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक उनको और उनके तमाम लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आमीन। मलिक साहब, गर्मी की शिद्दत इस वक्त अरूज पर है, और गर्मी के साथ साथ जो हमारा महकमा है मैपको, उसका एक वतीरा है, जो ही गर्मी की शिद्दत होती है तो फिर लोड शेडिंग का भी आगाज हो जाता है, और इस लोड शेडिंग के दौरान हमारे बच्चों के इम्तिहानात भी हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में बेहतर तबसरा तो इनायतुल्लाह काशिफ साहब फरमाएंगे। मैं अलबत्ता तमहीदन अर्ज करके देता हूँ कि गर्मी ज़ाहिर है मई की 8 तारीख हो गई है, 40 प्लस डिग्री टेम्परेचर है। तो ये आने वाले दिनों में ये जो इस तरह इसका मूड नज़र आ रहा है, ये 50 के करीब तो जाएगा। तो मौसमी शिद्दत भी मौजूद है, मौसम गर्मा भी मौजूद है, और गर्मी क्यों ना हो, ये तो फिर खारिज अज़ बात है। गर्मी है, गर्मी की शिद्दत को महंगाई भी उसमें बूस्ट अप कर रही है, और उसमें दीगर जो चीज़ें हैं वो भी उसमें शामिल है और उसकी शिद्दत को बढ़ावा दे रही है। ताहम आप सही फरमा रहे हैं कि बिजली गर्मी में उसकी जो ट्रिपिंग है या उसकी जो लोड शेडिंग है वो ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है कि गर्मी में बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। कि पहले मोटरें नहीं चलती थी, फ्रिज नहीं चलते थे या थोड़े चलते थे, उसके बाद पंखे नहीं चलते थे, तो अब ये सारी जितनी घर में चीज़ें हैं बिजली वाली आलात, वो सारे के सारे फुल स्पीड पर चल रहे हैं।
تو ہمارے پاس جو بجلی پروڈکشن ہے وہ محدود ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جو ڈفرینس ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے نہیں، اب تو لوڈ لوگوں نے شیڈنگ۔ اپنی پروڈکشن بھی شروع کر لی ہے سولر اس سے کے جو ہے وہ، باوجود اس کے باوجود ہمارے یہاں کیونکہ مسائل بنے۔ بجلی کی قیمتوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا ہے کہ بھی وہ جو ہے نا بلوں سے بچنے کے لیے سولر پلیٹیں لگوا کے وہ ادھر بھی تو منتقل ہوئے ہیں بہت سے لوگ۔ جی عنایت صاحب۔ بالکل میں یہ تین موضوع جو ہے نا وہ ایک ساتھ آ گئے ہاں ہیں، جی، گرمی کی شدت، موضوع ایک ہے۔ ہاں، چونکہ لنکڈ ہے نا، لنک، ہاں گرمی کی شدت، ہاں جی، ساتھ وابڈا کا ظلم، ظلم اور اور ہمارے امتحانات۔ بچوں کے امتحانات۔ یہ تین ہاں موضوعات ہاں، تین، ایک ہاں ساتھ۔ جی ہاں جی، اچھا، جو گرمی کی شدت ہے نہ تو اس کو آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، بالکل کیونکہ یہ نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کا سطح باب ہم یوں کر سکتے ہیں کہ گرمی کی جو توڑ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے شربت کا استعمال کر کے، تخم بلنگا کا استعمال کر کے، اسبگول کے چھلکے وغیرہ کا پانی کا استعمال کر کے، پانی کی کثرت کا استعمال کر کے ہم کسی نہ کسی حد تک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس کو کر سکتے ہیں، یہ بات تو یہاں پر۔ ہاں جی، ساتھ اب آ گیا وابڈا کا ظلم۔ جیسے ملک صاحب نے فرمایا، ایک تو واقعی یہ کہ گرمیوں میں کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پروڈکشن پروڈکشن جو ہے ہے۔ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پروڈکشن چونکہ کم ہو جاتی ہے، لیکن پروڈکشن کے دوسرے ذرائع اب ہمارے پاس عام ہو گئے۔ عام ہو گئے، بالکل۔ وہ کیونکہ جو پلیٹیں ہیں، سولر پلیٹیں ہیں، ان کی قیمتیں بتدریج کم ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، 50% سے بھی زیادہ کم ہو رہی ہیں، ہاں جی، کم ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کم ہو رہی روزانہ ہیں۔ کی بنیاد پہ لیس ہو رہی ہے۔ کہاں 55 روپے تھی، اپنا 33 روپے 32 روپے پہ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا یعنی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ تو اب لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں اس پہ، وابڈا پہ، وابڈا سے سولر پر۔ ہاں جی، یہ تو ہے ڈومیسٹک لوگوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی بجلی کی جو کنزمپشن ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قائم رہتی ہے، لیکن وہ جو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اس کا پھر بھی یہ لیول پورا نہیں کر پاتا ہے، پھر ان کو سہارا لینا پڑتا ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ ہاں جی، اب بدقسمتی یہ کہ سردیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے سردیوں میں بھی ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ گرمیوں کے اندر ادھر گرمی کی شدت میں اضافہ، ادھر لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ آج آپ کے شہر میں 7:30 بجے بجلی گئی ہے ہاں جی، اور 3:30 بجے واپس آئی ہے، یا آپ اس کا دورانیہ دیکھیں اور اس کے حالات دیکھیں۔ اب میں آتا ہوں بچوں کے امتحانوں میں۔ ہاں جی، آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ آج ڈی پی ایس کے گرلز ونگ کے امتحانات کے سینٹر میں ایک بچی جو ہے وہ گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، بالکل۔ اب میں پالیسی یہ روزانہ ایسے ہو رہے ہیں اور بالکل سینٹروں میں۔ ہاں جی، آپ نے لائٹ بند کر دی، ہاں جی، بچے کا امتحان، جس کی نگاہ کمزور ہے، جو نہیں دیکھ سکتا، ہال کے اندر تو روشنی کا ہاں جی، انتظام نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، لا محالہ وہ بچے کا پیپر ڈسٹرب ہوا، مینٹلی گرمی کی اپسیٹ شدت ہوئے۔ کی وجہ سے بچہ اپسیٹ ہوا۔ ہاں جی، پھر ان ساری چیزوں کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے کہ اس پیپر کی بیک سائڈ پہ سپرنٹینڈنٹ لکھے کہ جناب یہ بچوں نے پیپر اس کیفیت میں دیا ہے، میں دیا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، کہ تاکہ بچوں کو نقصان نہ ہو۔ ہاں جی، بچوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پالیسی بنانے والوں کی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بھائی امتحانات آپ جو ہے یہ جو جون جولائی کے اندر اور مئی کے اندر آپ امتحانات رکھے ہوئے ہیں، یہ نومبر دسمبر میں لے جائیں۔ صحیح ہے، یعنی ایسے موسم میں ہو کہ اب دیکھیں نا، جو امتحانات آپ نے شروع کیے ہیں مارچ میں، ہاں جی، یعنی پرائمری سے مڈل تک آپ امتحانات مارچ میں مکمل کر لیے، پھر جون مارچ میں آیا 9th کے پیپر آپ نے کروا لیے، 10th کے پیپر کروا لیے، تو بھائی آپ نے پھر 11ویں اور 12ویں کے پیپر ہو گئے، پھر بی ایس کے پیپر ہو۔ اور بھائی اگر انہی امتحانات کو آپ نومبر میں جا کے مینج کر لیں، نومبر سے لے کے جنوری تک آپ کا یہ فائنل کروا دیں آپ، یا امتحانی جو سال ہے آپ کا وہ آپ تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تبدیل کرنے پر قادر ہے، لیکن تعلیمی سال بھی تو مکمل کرنی ہے نا۔
थोड़ा पीछे लेते जाए तो पॉलिसी बना ले, पॉलिसी बना ले। हाँ, ये तो पॉलिसी बना ले ना। मलिक साहब इम्तिहानी हाल जहाँ जिस भी इदारे में, कॉलेज में, स्कूल में मौजूद होता है, उस इदारे को उस इम्तिहानी हाल की एवज उन्हें किराया भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, और नंबर 2, उन्होंने वो चीजें प्रोवाइड करनी है उस इदारे के सरबराह ने। वहां के बिजली का निजाम बेहतर देना है, उन्होंने रोशनी का निजाम बेहतर देना है, उन्होंने पंखों का निजाम बेहतर देना है। मेरी मालूमात के मुताबिक, आपकी लामहला मालूमात होंगी, किसी भी इम्तिहानी हाल में वो पंखे री कर रहे होते हैं। वो पंखों की वो कैफियत नहीं होती जो हमारे घरों में या दीगर जगहों पे आप ये कह रहे हैं जो 1947 से पहले लगे हुए थे, तो ये हमारे इदारे के सरबराह का कसूर नहीं है जो पैसे ले रहे हैं। इसमें जी कसूर तो जाहिर है ही है। और जिस तरह इनायतुल्लाह काशी साहब फरमा रहे थे कि जो हमारा तालीमी सेशन है इसको हम रिड्यूस कर लें और इसको हम यकम जनवरी से ही हमारा पूरा तालीमी सेशन जो है वो शुरू हो जाए, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये माह रमज़ान उसकी मिसाल आपके सामने है। कभी रोज़े जो है गर्मी में होते हैं और कभी रोज़े सर्दियों में होते हैं। तो ये एक दफ़ा हम सिस्टम बना लें और उसको क्लासेस को इस तरह मैनेज कर लें कि हर क्लास दिसंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाए और यकम जनवरी से उसका नया साल शुरू हो जाए। बिल्कुल है। और हमारे पास 11 माह का फिर पूरा सेशन मौजूद है टीचिंग के लिए और दिसंबर में इम्तिहान हो। अच्छा खैर, ये तो माहिरीन तालीम कहेंगे कि ये तो आपका मौजू नहीं है ना जिस पे आप इतनी नहीं, लेकिन पॉलिसी बनाने वालों पे मतलब सब हमारा हम इस्तदा कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो इम्तिहान दे रहे हैं उनके इस्तेदाद कार का नुकसान, उनके पट्टू का नुकसान, उनके पेपरों की एफिशिएंसी खत्म, तमाम तर जिस हालत में दे पेपर के एग्जामिनर को नहीं पता कि इस बच्ची ने या बच्चे ने पेपर किस हालत में पता है, उनको भी पता है, वो भी इदारों के लोग हैं ना, वो इदारों के लोग हैं, लेकिन पेपर चेक करने वाले को ये देखे ना। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ हमारे 2 निजाम तालीम है ना। आप एक इदारे में जो है ना, आप पंजाब कॉलेज के वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वहाँ तो एसी वाला हाल है उनका। जब हमारे बच्चे दूसरे इदारों में, अपने गवर्नमेंट के इदारे में जाते हैं तो वहाँ पंखे भी नहीं है। इसमें मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बसाद एहतराम अर्ज करता हूँ कि ये तमाम तर जिम्मेदारी उस पॉलिसी मेकर की है जो लाहौर या इस्लामाबाद में बैठकर एयर कंडीशन कार से उतरकर एयर कंडीशन दफ्तर में और एयर कंडीशन ऑफिस से निकलकर एयर कंडीशन घर में दाखिल होता है और वो पॉलिसी बना रहा है कि जी 1:30 बजे आपका सेकंड शिफ्ट का पर्चा शुरू होगा। अब उसको 1:30 बजे उसको तो नहीं पता कि पीर जग्गी से या पहाड़पुर से एक बच्चा या बच्ची वो जब लिया में इम्तिहानी सेंटर में आएगी तो वो किस कैफियत में आएगी, कितने बजे चलेगी, उसे इम्तिहानी सेंटर में आते हुए किस किस्म के टेम्परेचर का सामना होगा, क्या उसके पास अपनी सवारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएगी, इस चीज का उसे कोई इदराक नहीं है। नतीजतन हमारे बच्चे ये सारे मराहल तय करके जब कमरा इम्तिहान में पहुंचते हैं तो ऊपर जो है बिजली गायब। अच्छा, फिर बिजली गायब और बिजली गायब होने की सूरत में अंधेरा तो अपनी जगह पे, गर्मी की वजह से बच्चे पसीना पूछे या कुछ लिखे, ये पेपर भी तो खराब हो जाता है। ये अब कश्मकश शुरू हो जाती है और इस कश्मकश में बच्चे का टाइम बहुत सारा किल हो जाता है। अगर उसको पर्चा आता भी है तो जो इस कैफियत में वो हर चीज भूल जाता है। वो सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो तो हर 15 मिनट बाद कह रहे होते हैं कि जी इतना टाइम बच गया, हाँ आधा टाइम बच गया और अब टाइम ओवर हो गया। ठीक है ना जी। तो इसके लिए तो फिर हमारे पॉलिसी मेकर को ही बात करना पड़ेगी। बाकी रहा जो आप सुना रहे थे, जो आपने असल बात पूछी कि ये जो हमारे इम्तिहानी मुराकज में जो अखराजात होते हैं वो बोर्ड देता है या नहीं देता। देखिए, ये सबसे पहली बात तो यह है कि बोर्ड उस स्कूल या कॉलेज को इम्तिहानी सेंटर डिक्लेयर करता है जो ये उन्हें इंश्योर करता है कि यहाँ सहूलियात हैं, तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद है और हमारे बच्चे जो इस सेंटर में आएंगे उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो कहाँ गए इंतजाम कि बच्चे बेहोश हो गए? ये तो DBS लिया शहर का वाक़या है ना, चौकाज़म है, बाकी जिले के जो सेंटर है हर जगह की सूरत हाल है। अब किस चीज को हम डिस्कस करेंगे
ہر جگہ کا ہی حال یہی ہے، حال تو لہٰذا اس کو ملک صاحب یہاں چلو یہ تو امتحانی نظام کی بات اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی، جی ہماری تعلیم کی بات چل رہی ہے، تو ہمارے بچوں کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے یہاں لیا کی دھرتی پر ایک 2 روزہ سائنس کانفرنس بھی ہوئی ہے، جی بالکل بالکل اور وہ سائنس کانفرنس جو ہے وہ مختلف اداروں کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ہوئی ہے، جی اس میں لیا یونیورسٹی ہے ہماری، گورنمنٹ گریجویٹ کالج ہے یہاں، جی سی یونیورسٹی کا کیمپس ہے، جی یہ تمام لوگوں نے مل کر، اور ایک ڈونر جو ہے وہ ایجنسی بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کانفرنس سے کوئی فائدہ ہوگا یہاں ہمارے بچوں کو؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عام کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ بزرگوں میں جا کر بیٹھیں گے، ہمارے بچے اگر بزرگوں میں جا کر بیٹھیں گے تو وہ زیادہ ایکسپوجر رکھیں گے، ان کے پاس نالج زیادہ ہوگا، کہ بزرگوں میں بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر لوگ جو ہیں دنیا دیکھی ہوتی ہے، ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، تو وہ جب ان سے سنیں گے، ان کو بولتے دیکھتے کھاتے پیتے، تو ان سے وہ انسپائر بھی ہوں گے اور سبق بھی سیکھیں گے۔ اب یہاں جو جدید دنیا ہے، گلوبل ولیج ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، فنگر کی دنیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی جو تقاریب، سیمینار، کانفرنسز ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس کا جو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے جو ماہرین علوم ہیں ان سے آپ کا کسی نہ کسی طرح سے انٹریکشن کرایا جائے، ان کے نالج سے آپ کو استفادے کا موقع مل سکے، ان سے سوال کر کے آپ اپنی جو استعداد کار ہے، اپنی صلاحیت ہے، اس میں آپ اضافے کا ذریعہ تلاش کر سکے، تو یہ تو پازیٹیو ایک بات ہے۔ اب یہاں پھر وہی بات آئے گی کہ جس ماحول میں آپ کانفرنس سیمینار، مذاکرے، بحثیں، مباحثے کرتے ہیں، کیا وہ اس مقصد کو کے لیے مناسب ہے یا فروٹفل ہے؟ تو یہاں جو بچوں کی طرف سے، بہت سارے بچوں کی طرف سے اعتراضات سامنے آئے کہ جی کانفرنس کا جو انتظام تھا وہ اس لیول کا نہیں تھا جس لیول کے وہاں جو اعلانات کیے گئے تھے یا جس طرح کی مشتہری کرائی گئی تھی، تو مجموعی طور پر کانفرنس تو اچھی ہے، مگر وہ انتظامات کی وجہ سے تھوڑا سا اس پہ اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ جہاں ملک صاحب میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ لیا میں ایک دوسری ہے تو دوسری بڑی کانفرنس ہے، یہ بڑے لیول کی کانفرنس ہاں ہے، جی، یہ اس حوالے اس حوالے سے پہلے ہی پہلی کانفرنس ہے، ہاں جی تو اس میں لامحالہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، آئندہ جب ہوں گی تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہوگی۔ نیب کاشف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ چیزوں کے اندر بہتری وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج آتی ہے، ہاں جی، آتی رہتی ہے۔ ایک انیشیٹو تھا، بڑا اچھا لیا، ہاں جی، یونیورسٹی آف لیا کا وہ جو ہے یہ اس سے سب سے اہم بات میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے نا، اس کی جو شرکاء ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا، جو لیول بلند ہوتا ہے ان کا، وہ نہ پوچھیں کہ وہ کس قدر ہوتا کیسے ہوتا ہے؟ ہے۔ اب جو اس کانفرنس کو آپ نے کروا لی، ہاں جی، اب اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے صاحب، بالکل، وہ یہ کہ کیا جس لیول پہ آپ نے بچے کے لیول کو آپ نے اپ کیا، کیا اس لیول سے آپ نے بچے کو پک بھی کیا یا نہیں کیا، صحیح ہے، اس کے بعد اس کو وہ انوائرمنٹ آپ نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ صحیح ہے، اگر آپ وہ انوائرمنٹ بچے کو دینے میں کامیاب ہو گئے جس مقصد کے لیے آپ نے کانفرنس کی تھی اور جس مقصد کے لیے آپ نے بچے کے لیول کو اس قدر آپ کیا ہے، اگر وہ ماحول دینے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی دیکھیں کانفرنس نا کامیاب اس کانفرنس میں وہاں سٹال بھی لگائے گئے تھے، وہاں سٹالوں پہ جو ہے مختلف اداروں نے جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے مختلف سبجیکٹس کے، انہوں نے اپنے ماڈلز بھی بنائے ہوئے تھے، وہ ماڈلز بھی وہاں انسٹال تھے ان سٹالوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین جو ہے نا ہاں جی ہاں جی، یہ بہترین قدم ہے یونیورسٹی آف لیا اور ہمارے دیگر لیا کے اداروں کا۔ ملک صاحب بہت چیخ و پکار ہے کن کی؟ کاشتکاروں کی، گندم ان کے پاس موجود ہے، پچھلے سال گورنمنٹ ان کے گھروں سے گندم اٹھا رہی تھی کہ جنہوں نے اپنے کھانے کے لیے بھی رکھی ہوئی تھی، تو ان کے گھروں سے
वो गंदम उठा के ले गई कि ये आप हमारे सेंटर पर लाएं, FIR भी दी। FIR भी दी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गिरफ्तारियां भी। अब तो लोग गंदम लेके फिर रहे हैं, ना सूबाई गवर्नमेंट ले रही है, ना वफाकी गवर्नमेंट का वो है लेने का जो होना चाहिए, जितना वो लेना चाहता होनी चाहिए कि किसानों से उनकी पूरी की पूरी दाने का दाना पूरे का पूरा लेना। इसके बारे में अच्छा, दूसरा वहां जो है ना फ्रॉड भी हो रहे हैं, और काश्तकार जिनकी गंदम जा रही है उनके साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं। फिर फ्रॉड क्या हो रहे हैं, एक तो काश्तकारों के साथ फ्रॉड, और दूसरा वजन में फ्रॉड हो रहा है, वजन में हेरा फेरी हो रही है। देखिए पंजाब में वफाक भी गंदम परचेज करता है और पंजाब भी परचेज करता है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक गंदम की एक खरीदारी दाना भी नहीं खरीदा। नहीं शुरू की, और बज़ाहिर लगता भी नहीं है कि जी शुरू करें। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर साहिबा को हिदायत की है कि आप गंदम की खरीदारी शुरू करें, और फेडरल गवर्नमेंट ने 14 लाख टन से अपना खरीदारी हदफ 18 लाख टन कर दिया है, और लिया में पासको उसी हदफ के तहत गंदम खरीद रही है। मगर अब यहाँ देखें ना, करप्शन का लेवल इस दर्जे रासख हो गया है, पेवस्ता हो गया है, कि अब पासको का कोई सेंटर ऐसा नहीं है तहसील लिया का कि जहाँ ये शिकायत ना करता हो। किसान नजर ना आए कि जी यहाँ बारदाना जो है किसान की बजाय आड़ती को, मिडलमैन को नहीं दिया गया। नतीजतन लोग जो है उनकी मसाइल और परेशानी में गैर मामूली इजाफा हो गया, और मिडल मैन और जो है ताजर जो है वो नवाजे जा रहे हैं। इस हकीकत का भांडा किसा होगा, ये शिकायत तो जबान जबान जद-ए-आम है। हुआ यूं हयातुल्लाह काशिम साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है, और इस पे आपकी शायद नजर नहीं गई अभी तक, कि जमन शाह के एक किसान है मार मोहम्मद इकबाल वांदर साहब, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। पासको ने ट्रांसफर कर, किसके अगेंस्ट ट्रांसफर किए? गंदम की खरीदारी के अगेंस्ट। गंदम के खरीदारी के अगेंस्ट ट्रांसफर किए, और एक मिडल मैन उनके पास चला गया। अब ये बात तो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके पास एक बंदा चला गया कि जी इकबाल साहब मुझे आप चेक दें। उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब है, मैंने कभी आपसे पैसे लिए नहीं, मेरा आपका कोई लेन देन नहीं, तो आप मुझसे कैसे चेक मांग रहे हैं? उसने कहा, सारी हकीकत खोल दी कि मैंने आपके नाम पर पासको को गंदम फरोख्त की, और पासको ने आपके नाम जो है वो चेक जारी कर दिया, और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, लिहाजा मुझे चेक दें। उन्होंने कहा कि मैं खुद बारदाने के हसूल के लिए 20 चक्कर लगा चुका, मुझे कहा गया तुम कुरानंदाजी में नाअहल साबित हुए, तुम बारदाना के अहल नहीं हो, फलां है, तुम तो बारदाना ले नहीं सकते। और अब जो ये मेरे नाम पर ये चेक जब पैसे आ गए तो 10 लाख रुपए, 10 लाख, लिहाजा पैसे तो जो है वो अभी पड़े हैं, अभी तो मैं बारदाने के हसूल के लिए अपने अपने जो गंदम है उसको तो फिरोख्त करने का बंदोबस्त करो। इस पे जरा रोशनी डाल दें। ये तो इस पे बिल्कुल तो रोशनी क्या है, ये खुद ही इतनी बड़ी रोशनी है, इस पे और रोशनी क्या डालेगा। यानी गवर्नमेंट की सतह पे अब देखिए ये विभाग का महकमा जिम्मेदार इदारा, पेमेंट हो रही है 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए। हाँ जी, गंदम सेल कर रहा है इनायतुल्लाह काशिफ, सेल हो रही है अब्दुर्रहमान फरीदी साहब के नाम पे, वाह 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 वाह, और पैसे मुंतकिल हो गए अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को। इसका एक दाना भी गंदम का पासको ने खरीद नहीं किया, बारदाना ही नहीं दिया। और कमाल की बात यह है कि चेक बना के दे दिया है अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को। अब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को चाहिए ये कि वो कतन चेक वापस ना करें, और ये जो गंदम का फ्रॉड हुआ है उस शख्स के साथ, या फ्रॉड किया गया है, वो अपने फ्रॉड को खुद भुगते, वो जाने और पास को जाने। और अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को ये पैसे क्यों वापस करने पड़े, क्यों वापस करें, किस हैसियत से वापस करें? बिल्कुल ऐसे है, ये नहीं करने चाहिए सवाल, और इस पर पूछना चाहिए पासपोर्ट से कि आपने किया कैसे। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड कर दूं, वो ये है कि ये शोर गोगा जब हुआ है, किसानों का एहतजाज हुआ, हरकत में आई है, इंतजामिया ने हरकत की, और डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने इसी नैया को हिदायत की, और लुधियाना सेंटर, चौकाज़म सेंटर, ये तो कल उन्होंने रिकॉर्ड समेत सील कर दिए।
اور جمن شاہ کا سینٹر جو ہے وہ بھاگ گیا وہ اپنا ریکارڈ اٹھا کے چلا گیا، تو دانا اٹھا کے چلا گیا۔ حافظ آباد سینٹر والا جو ہے اس کے خلاف لوگ احتجاج کریں، تو یہ صورتحال ہے۔ درٹے والا وہاں تو دنیا ہی نرالی ہے نا۔ ملک صاحب ان کی حکومت جب بھی آتی ہے نا، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، پھر آپ کہتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں، آپ دیکھیں نا انہوں نے یوکرین سے وہ خرید لی گندم، اب کوئی اس کا ذمہ دار نہیں بن رہا ہے۔ کل انہوں نے کاکڑ صاحب کو پکڑ کے کہا کہ جناب وہ اس کو طرف ہے، کاکڑ صاحب نے پھر کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں فارم 45 اور 47 کا انتظام کرنے والوں کے بھی پھر نام لوں گا۔ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہی ایسا دیا کہ سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے تسلیم ذمہ داری دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ خریداری کے اندر کون ملوث تھا، کون ملوث نہیں تھا، کیسے خریداری دی گئی، کیسے لی گئی، کون سی انکوائریاں نہیں ہے، بالکل بھاڈا پھوڑا جا رہا ہے۔ بالکل انوار اللہ کاکڑ کے ایک بیان نے پوری کی پوری کہانی کو روشن کر دیا۔ عنایت اللہ کاشف صاحب نہیں، ذمہ داری بھی تو لینا کہ انہوں نے وہ اربوں روپے کا جو فراڈ ہوئے ہیں یہ گندم کا کس کی جیبوں میں کیا ہے؟ کیا انوار کاکڑ جو ہے اس میں حصے دار ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ تو قوم بھگت رہی ہے نا جی، وہ بھگت رہا ہے، وہ کسی کو ذمہ دار قرار دے یا نہ دے۔ 96,096 مربع کلومیٹر پہ جو انسان سانس لے گا اس کو یہ مسئلہ رکنا پڑے گا۔ مگر یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے، سندھ میں مسئلہ نہیں ہے، سندھ کا ریٹ بھی اچھا ہے اور سندھ میں گندم کی اس چیز پنجاب کا کیا ہے، پنجاب کا کے لوگ مسئلہ بھگتیں گے اس کو اور مزید بھگتیں گے، اور یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کسان نے ادھار لے کر اپنی گندم کاشت کی، ڈیزل ادھار کا، پیٹرول ادھار کا، پانی والا ادھار کا، جو الگ سے جتنے بھی ہیں مداخل جتنے بھی ہیں سب ادھار پہ، اور جو اور بلیک میں انہوں نے بلیک پہ کھاد بلیک میں لی ہے، بالکل، اور گندم اور وہ بھی جعلی کھاد، اور گندم کے سیزن پہ ان کی امید ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی شادی کریں گے، اگلی فصل کے لیے کچھ جمع کریں گے، اب تو سارے خواب ہی ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ ختم ہونے ہی تھے ملک صاحب، جب خریداری کوئی نہیں ہے ایک چیز کا۔ اور پچھلے سال پتہ ملک صاحب کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، آرڈیننس نکلوایا تھا کہ جو 30 من سے زیادہ گندم رکھے گا وہ جرم ہوگا، ایف آئی آر ہوگی، اور ہزاروں ایف آئی آر ہے پورے ملک میں۔ بالکل ایسے جو گندم 4 بھائیوں کی جو گندم اکٹھے لے کے جا رہا تھا ٹریکٹر پہ اس کو بھی پکڑ لیا، جو پورے کے پورے خاندان کی گندم تھی اس کو بھی اٹھا لیا۔ 10 بوریاں آپ کے گھر کی ہیں، 10 بوریاں میرے گھر کی ہیں، 10 بوریاں ملک صاحب کے گھر کی ہیں، وہ سارے انہوں نے کہا کہ یہ 30 بوریاں ہیں، یہ 30 بوریاں، تو چیختے رہے لوگ یار یہ 10 عبد الرحمان خدیجی صاحب کی ہیں، 10 قاسم صاحب کی ہیں، 10 ملک صاحب کی ہیں، ثبوت دکھاتے رہے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، پرچہ بھی چلو اور یہ گندم بھی ادھر جمع کرو۔ آج عنایت کاشف صاحب ایک اور واقعہ ہوا ہے لیا کی سرزمین میں، اور وہ ہوا ہے آپ کے عدالت کی طرف۔ بالکل، ایک وکیل کے چیمبر میں 24 سالہ نوجوان ایک قتل ہو گیا، بالکل، اور اس وکیل کا منشی بھی زخمی ہے۔ بالکل، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیکورٹی کی صورتحال جو ہماری ادھر عدالتوں میں چیمبروں کی ہے، وہاں آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ٹکٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، ہر چیز ہے، اس کے بعد اسلحہ؟ فریدی صاحب پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیا کی جو عدالت ہے اس کے جو داخل ہونے کا راستہ ہے وہ ایک ہے، صحیح ہے، یعنی بابو شیخ سجاد حسین سے آپ اندر داخل ہوں گے، وہ ایک بڑا سارا گیٹ ہے، اور گیٹ کے آگے آپ کو ایک لمبا سارا پیپ نظر آئے گا، بالکل، وہ جو ٹکٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پر عدالت کی طرف سے پولیس تعینات ہے، اور بار کے ٹھیکیدار کی طرف سے وہ ٹھیکیدار لڑکا جو پیپ اٹھاتا ہے نیچے گراتا ہے وہ تعینات ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ بخشی خان، اور ساتھ اس کے بالکل حساسیت اس کی ہے کہ بالکل سامنے بابو شیخ کے، یعنی آپ انٹر لوں گے اس طرف بخشی خان ہے، اس کے آگے دفتر ہے، اس کے وہاں پر پھر دیکھیں نا وہاں پر پولیس ہر وقت تعینات ہے، کیونکہ حساس مجرم آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے پولیس موجود ہے۔ اچھا، اب اگلا تحصیل ہے، اس کے ساتھ ہی اے سی کا دفتر، تحصیل ہے، اور اے سی کی پوری سیکیورٹی، تحصیل آفس کی پوری سیکیورٹی، بالکل،
वहां से असला ले जाना ये खाला जी का घर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ये असला कैसे इंटर हुआ, इसका जवाब या तो डीपीओ दे सही है। या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की तरफ से जो लगाए गए वहां पर सिक्योरिटी इंचार्ज है, इंचार्ज है कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली हुई हाँ है जी, सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की, उनसे पूछा जाए। और तीसरा जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो वहां पे वो लड़का मौजूद है, जो ठेकेदार मौजूद है, वो अगरचे वो तलाशी नहीं लेता, हाँ जी, लेकिन मशकूक अफराद पे तो वो नजर रखता ही है ना। बिल्कुल। अब जो शख्स असला लेके वहां से दाखिल हो रहा है और किसी को उसमें शक व शुबा भी नहीं अच्छा, होता कि वो पार्टी असला भी, जो आमने सामने की अच्छा, पार्टी है, दोनों के पास असला है। अच्छा फिर कमाल की बात देखें, हाँ जी, फायरिंग दोनों तरफ, यानी फायरिंग हुई है, कातिल भी जख्मी है। कातिल ने तो कातिल की पार्टी ने कातिल पे ही फिर फायरिंग कर दी ना। दो वाकये हो गए ना, एक चैम्बर हाँ के अंदर हो गया, हाँ जी, एक चैम्बर के बाहर बाहर हो गया, हाँ जी, दो वाकये हो गए, दो बाकी है, ठीक हो गया। हाँ जी, यानी अब जो चैम्बर के अंदर वाकया हुआ बिल्कुल वहां पर कोई एक बंदा तो नहीं बैठा था, चैम्बर भी बड़ा सारा बड़ा, सारा हाँ है, जी, उसके अंदर 10 12 20 लोग और भी बैठे थे। बिल्कुल ऐसे है। वहां पर ना वकील साहब को पता चला कि यार ये क्या लेके अंदर आ रहा है, या कौन अंदर आ रहा है, या वो कौन इसका हामी है, कौन इसका मुखालिफ है। अब इतनी नजर तो हम भी अपने चैम्बर पे रखते हैं कि यार ये मेरे क्लाइंट का ये मुखालिफ है, ये मेरे चैम्बर के आगे से गुजर रहा है, ये क्यों गुजर रहा क्यों है, गुजर रहा है, बिल्कुल। इतनी नजर तो हम भी रखते हैं। अच्छा चलो हम इस बात को कतई नजर के इस बारीकी की तरफ हम जाएं। मेजर ये कि सिक्योरिटी का फेलियर है, प्योर सिक्योरिटी का फेलियर है। असला वहां पर पहुंचा कैसे, यस, फिर वहां उस शख्स के कत्ल करने का आप देखें कि उसने बराह रास्त फायरिंग की, फायरिंग की, हाँ जी, और बराह रास्त गोलियां लगी, और वहां फिर पर वहां से चला भी गया, वो चला भी गया, और फिर उनमें से मुसलमान में से कुछ भाग भी गए। हाँ जी, यार चलो भागे कैसे वे, बिल्कुल फायरिंग का वाकया है, जो पकड़े गए, हाँ जी, जो भागने वाले थे वो भाग भी गए। बिल्कुल ये उसको रिकॉर्ड में पता नहीं लेके आते हैं या नहीं लेके आते, वो कैसे भागे यार, सही है। वो इतनी बड़ी। अच्छा मलिक साहब फिर कमाल की मैं आपको बात बताऊं, लैंड रेवेन्यू सेंटर, जी लैंड रेवेन्यू सेंटर के साथ एक दरवाजा है जो कंटीन के साथ जी खुलता है, वहां पर भी सिक्योरिटी मौजूद है। जो अंदर दाखिल होने वाला पहली तरफ से अंदर महकमा ज़राअत से अंदर होने वाला जो दरवाजा है वो कंप्लीट बंद है। जो सेशन कोर्ट से इस तरफ आने वाला दरवाजा अंदर दाखिल होने वाला वो कंप्लीट बंद है, एक ही दाखिल होने का रास्ता है, और वहां पर भी आप असला लेकर गए और बंदे मारे गए। इनायतुल्लाह काशिफ साहब मोहतरम, दुश्मनी की वजह कोई भी हो, कोई हाँ जी, मैं असला मैं अदालत आपकी की तरफ जाना वो जो मैं है ना वो आपकी खतरनाक है। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना तो चाहता साथ भी हूँ करें मलिक साहब, हमारा कि टाइम भी जो है जी ना वो मुख्तसर कि है। ये अदालतों में फायरिंग के वाकयात को पहला वाकया नहीं, दुरुस्त हर है। वाकये के बाद यही कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी कोलैप्स था और आइंदा जो है इस पे कमी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और फिर एक नया वाकया रूनुमा हो जाता है और पुरानी कैसे दोहरा दी जाती है। मलिक साहब मैं यहाँ से सिर्फ सिक्योरिटी के लैब्स और अनलैब्स की बात थोड़ी सी अपने जी नाजरीन की वजाहत के लिए जी करूंगा। जी आपको याद होगा कि चुबारे के एक शख्स ने उस शख्स को बैंक के पास कत्ल किया था जी कि जो है यूबीएल 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 डिस्ट्रिक्ट कंप्रेस के साथ कि उसके बेटे को उसने कत्ल किया था। जी अब उस शख्स का बयान आज भी वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मौजूद है, हाँ जी, उसे कहा मैंने सेशन कोर्ट से पेशी रुकता ही मैंने चाहा कि मैं इसको मार दूंगा, जी मैं नहीं मार सका। फिर मैंने चाहा कि यार ये निकल रहा है अदालत के कमरे से, मैं इसको इधर मार दूं, जी मैं नहीं मार सका। फिर ये निकला है, ये शख्स वहां से निकला है, मैंने चाहा कि इसको यार दरवाजे पे मारूं, ये दरवाजे से जब बाहर निकले इसको मार दो। जी कहते इतनी सिक्योरिटी साथ थी कि मैं उसको नहीं मार सका। जी मैं कहता कि ये दरवाजा क्रॉस कर गया, मैं इसको नहीं मार सका। जब अदालत की सिक्योरिटी का मामला खत्म हुआ हाँ जी और उससे आगे पुलिस मौजूद नहीं थी, नहीं वहां से मैंने इसको चेज किया ऐसे और बैक में मैंने इसको फिर 10 15 फुट 20 फुट 50 फुट के बाद में मैंने इसको पकड़ लिया। जी उस वक्त सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों थी और आज सिक्योरिटी इतनी लूज क्यों थी? और उस वक्त बाबू शेख भी नहीं बना था, ये बड़ा जी वाला नहीं जो था दरवाजा ये भी नहीं था। नहीं यानी सिक्योरिटी इस कदर, वो सिक्योरिटी अफसर भी थे, जी लेकिन वहां पर जज जो था ना वो बड़ा जिम्मेदार बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं, सिक्योरिटी पे नो कम्प्रोमाइज। सही और अब
अल्लाह जानता है कि पता नहीं कैसे लोग आके बैठ गए या बिठा दिए कुछ गए। इनायतुल्लाह साहब, कुछ चैम्बर तो ऐसे हैं जो जिन तक अप्रोच के लिए बाबू शेख से होकर नहीं गुजरना पड़ता। अकाउंट ऑफिस के साथ जो सड़क है, उस सड़क पर जो चैम्बर है वो वो तो बाहर हो गए उनके, वो बाहर हो गए। क्योंकि उनके जो अंदर वाले साइड पे वो खुलने थे ना, जी, वो खुली दूसरी तरफ में, उन्होंने आउटसाइड तक। वो आउटसाइड उन्होंने अपने आप को आउटसाइड कर दिया। जी उन्होंने इनसाइड नहीं किया अपने आप को, आउटसाइड कर दिया। जब वो आउटसाइड हो गया तो वो उस सिक्योरिटी के उससे निकल गए। जी, वो जाने उनका काम जाने, फिर वहां तो वाकया हो ना हो वो अलग बात है। सही। मैं सब कोर्ट हमारे के हर एक कोर्ट जिसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट कंपाउंड, जी, ये जो ही बाबू शहर के अंदर आप दाखिल होंगे ये कोर्ट कंपाउंड शुरू होगा। ठीक है। और ये दरवाजे के साथ होता ये जाते जो जहाँ जहाँ पर सेशन कोर्ट के गेट लगे हुए हैं, चार दीवारी वो चार दीवारी है, वो कोर्ट कंपाउंड है। यस, वहां पे अगर ऐसा वाकया होता है तो ये तकलीफ है, पेनफुल है, ये ये सिक्योरिटी इशू। ये मैं सब जिला लिया में ग्रीन बेल्ट पर कब्जों का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। जी, और हमारी जो हाउसिंग का जो रकबा है वो भी नजरों से गायब है, इदारों की नजरों से गायब है, हाउसिंग की नजरों से गायब है। जब उस पर कहीं कब्जा हो जाता है, वो गायब नहीं है, वो उनकी मिली भगत से गया हुआ। हाँ, जब कहीं कब्जा हो जाता है फिर मीडिया उसको हाईलाइट करना शुरू करता है, तो एक तो मीडिया पर इल्जामात भी फिर आयद होना शुरू हो जाते हैं सहाफियों पर कि भी ये जो है इनको पैसे नहीं मिले या इनको ये हुआ वो हुआ, बस बहुत बहुत इल्जामात भी लगाए जाते हैं। आपने भी खबर शाये की, हमने भी खबर शाये की, जंग और खबरें ने। और उसके बाद इंतजामिया भी हरकत में आई, हाउसिंग भी हरकत में आया, वो कब्जे वाली जगह को गिरा दिया गया, लेकिन फर्दर कार्रवाई नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? अब्दुल फरीदी साहब, ये वाकया इतना अफसोसनाक वाकया है और सोसाइटी से ज्यादा हमारे सरकारी इदारों की बेहिसी का ऐसा सुनहरा वाकया है कि जिसको बयान करने के लिए अल्फाज जो है वो नाकाफी है बल्कि नापैद। ठीक है। इस वाकये पे आपने तो फरमाया कि जी आपने बयान किया, इस वाकये को रिपोर्ट किया। हाउसिंग डिपार्टमेंट ये सुराग लगाता फिर रहा है कि ये मीडिया तक बात गई कैसे कैसे, पहुंची? वो इस बात का सुराग लगाता फिर रहा है कि ये ना बात ओपन होती, ये इनको किस तरह मुतवज्जे हुए, किस तरह इन्होंने इस वाकये को देखा, किस तरह रिपोर्ट किया। तो ये क्योंकि हाउसिंग ने जो पहली कहानी बनाई थी वो ये बनाई थी कि ये जनाब जमीन परचेज शुदा है, हाँ जी, और परचेज शुदा जमीन पर असल मालिक अपनी तामीर कर रहा है। ठीक है, ये उनकी पहली कहानी थी। हाँ जी, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने तो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक महकमा ज़राअत की जो चार दीवारी है कॉलोनी वाली, उसको भी ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ग्रीन बेल्ट आपने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके साथ जो दुकानें हैं, 15 का दफ्तर है, पंप है, बैंक्स है, इन सारों को आपने ग्रीन बेल्ट करार देकर इलीगल करार दिया हुआ है, और साथ ही हवाला दे रखा है कि ये ग्रीन बेल्टों पे कब्जे हो रहे हैं, हो चुके हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन बेल्ट खाली रखने का हुक्म दिया है, हाँ जी। उसके बावजूद लिया में हो चुके हैं। तो ये भी जमीन उसी लाइन में मौजूद है, ये प्रॉपर्टी। और इस पर तो मेरे ख्याल में म्यूनिसिपल कमेटी ने शजरकारी भी की थी जी, इसी जगह पे। इसमें फिर और आज हकीकत एक सामने आई, जंगल लगाया था। हाँ जी, इसमें एक और हकीकत सामने आई कि खाता मलकियत कोई और था और कब्जा कहीं और किया, और उसमें रेवेन्यू और महकमा हाउसिंग दोनों मुलव्वस है, बराबर के शीरो शक्कर है, मुलव्वस नहीं है। हाँ, शीरो शक्कर, ठीक है। और ये ग्रीन बेल्ट हक वापसी नैया शहर के आने वाली नस्लों की जो जमीन है उनके हकूक है, ये हजम किए जा रहे हैं। मजीद कानूनी राय इनायतुल्लाह साहब। जी सर, आप अगर डीसी जो डीसी होता है ना लिया का, जो भी आए, वो दो किस्म के डीसी आते हैं। एक वो डीसी होता है जो रेवेन्यू को समझता है, जानता है, रेवेन्यू का कीड़ा होता है, सही है। एक डीसी वो होता है जिसको रेवेन्यू से कोई दिलचस्पी नहीं होती, सही है। और वो ना रेवेन्यू के चक्कर में मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं
کہ محترمہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ उनके नोटिस में जब मीडिया ने ये दिया इस वाक़ये के बारे में, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। ठीक हो गया। हाँ जी, अब अगर अब पीछे जो आपका डीसी था, हाँ जी, गुज़श्ता डीसी साहब जो थे आपके, हाँ जी, वो डीसी साहब का आप मिजाज देखें और उनका महकमे रेवेन्यू के अंदर दिलचस्पियां देखें और उनके तबादले तक उनके टेन्योर में आप सरकारी जमीनों पर कब्जों का रिकॉर्ड उठा के देखें। सही है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डीसी जब लैया में आता है और लैया पे शब खून मारता है, सही है, क्योंकि लैया पे शब खून मारने का एक ही तरीका है, और वो है रेवेन्यू एडजस्टमेंट। आप रेवेन्यू पकड़े, आप वापसी पकड़े, उसको उधर से उधर एडजस्ट कर रहे हैं, उधर से कैंसिल करें, इधर डाल दें, इधर से डालें, उधर डाल दें, किसी ने किसी जंगलात का रकबा डाल दे, किसी को हाउसिंग का रकबा डाल दें, वो डालते फिर रहे हैं। और यही हमारा धोरी अड्डा के 10 एकड़ अराजी पर जो कब्जे हुए हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोलैप्स की सबसे बड़ी कहानी है, बिल्कुल सबसे बड़ी। और आप उठा के देख लें उसमें डिप्टी कमिश्नर लैया का किरदार क्या था। यहाँ हमारे मैं थोड़ी सा माफी चाहता हूँ कि जिन दिनों धोरी अड्डे को हाईलाइट किया जा रहा था तो उस वक्त इंतजामिया की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया कि वो खाता 433 चक का वो खाता जिसपे फॉरेस्ट की अराजी मौजूद है और उस पे शब खून मारी गई, तो वो खाता जो है अब लैंड रिकॉर्ड सेंटर में ब्लॉक कर दिया गया है। वो जनाब ब्लॉक तो क्या होना था, वो कुछ भी नहीं हुआ, वो उसी तरह का पड़ा है और जनाब उसको बस फिर इंतजार किया जा रहा है कि भाई हालात साजगार हो तो दोबारा फिर भाई अल्लाह करे कोई नया डीसी आएगा फिर वो काम आगे तो यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। यहाँ हमने जो आज की जो हमारी गुफ्तगू थी उनमें हमारे इम्तिहानी सेंटर्स हैं, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब आपको शाबाश दे रहे हैं, सुलेमान खान एडवोकेट साहब ने भी मोहब्बत से आपके लिए वक्त निकाला और अल्लाह पाक उस्मान शाह साहब की खिदमत को उन्होंने सलाम पेश किया है और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ फरमाई है। तो यहाँ जो है ना आज हमने जो हमारे बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं वो लोड शेडिंग की ज़द में है इम्तिहानी हाल में, उसके बारे में हमने बात की, गंदम बहरान के बारे में बात की, कब्ज़ों की बात की, कत्ल की बात की और यहाँ 2 रोज़ा साइंस कॉन्फ्रेंस जो हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल की राह पर चलाने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी हमने आज गुफ्तगू की है। ये प्रोग्राम आप लैया टीवी HD पर देख रहे हैं और ये हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम हुआ करेगा, हफ्ते के रोज और बुध के रोज। मैं अपने देखने और सुनने वालों भाइयों को, देखने वाले तमाम लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे प्रोग्राम के फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें और उसे शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में आके हमें कमेंट्स ज़रूर करें हमारे प्रोग्राम्स के बारे में ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को आपके कमेंट्स की रोशनी में बेहतर से बेहतर कर सकें। ये हमारे नया प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, इस पर आप ज़रूर कमेंट्स करें ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में हम आगे बढ़ाएं और इसको आप तक लैया की जो मालूमात हैं, जिला की मालूमात हैं, सूबा की मालूमात हैं, मुल्क की मालूमात हैं और इंटरनेशनल मालूमात होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे आने वाले वक्तों में। इसका आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और अपने मेहमानों को भी इजाज़त दीजिए इस दुआ और ख्वाहिश के साथ कि आप जहां भी रहें अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहें और हमारे प्रोग्राम्स भी देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।